आवाज आ रही है। आ रही है। सर एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है। लेक्चर स्टार्ट नहीं किए होंगे अभी सर ने। कर चुकी है। Hello. Am I audible now? यस सर। यस सर। अभी आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो ठीक। ओके। सो तो हमने अभी तक तो मैं वही रिवाइज पिछला बता रहा था कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है ना। तो इन दोनों बेल्ट बेल्ट में पुली के दोनों साइड अलग अलग टेंशन होगी, तो हमने यही रिलेशनशिप निकाला था। क्या? P1 - mv² अपॉन P2 - mv² इज इक्वल टू e⁻, क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स बीटा। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स, सॉरी, बीटा नहीं, अल्फा। अल्फा। ठीक है। ये रिलेशन निकाला था फॉर फ्लैट बेल्ट। ये लास्ट टर्न पे किया था। ठीक है। अब इसमें हम अपना बेल्ट टेंशन क्या रखें, ठीक है ना। बेल्ट टेंशन क्या रखें, क्योंकि अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं, मतलब अलग अलग, ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। तो इसमें हम टेंशन क्या रखें कि हमें जो पावर ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम मिले। पावर ट्रांसमिशन जो है वो मैक्सिमम मिले, मतलब यहाँ पे जो पावर इनपुट है और यहाँ पे जो पावर आउटपुट है, मैक्सिमम पावर एट आउटपुट हमें मिले। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन ड्राइव है। ठीक है। तो फ्रिक्शन ड्राइव है तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम लॉस। कुछ ना कुछ तो लॉस होने वाला है ही। तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। ठीक है। तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज करें? ठीक। तो उसी चीज को हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कितना होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कितना होगा। ठीक है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। ये बहुत कॉमन सी चीज है, अगर आप लोगों को ध्यान हो। ये बेल्ट पुली सिस्टम जो है, बेल्ट पुली सिस्टम जो है, जब भी आप बेल्ट लगाते हैं, ठीक है ना, तो बेल्ट को अगर
नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो एकदम लूज फिट नहीं करते हैं, थोड़ा सा उसको एकदम टाइट जम करके, ठीक है, टाइट करके खींच करके बांधते हैं या जोड़ते हैं बेल्ट्स को, ठीक है ना। ठीक, तो इस चीज को आप क्या कहते हैं कि मशीन आपने स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, अभी मशीन आपने स्टार्ट नहीं की है, बिफोर स्टार्टिंग द मशीन जब आप बेल्ट को उस पर लगा रहे हैं तो even that at that time you put the belt or fix the belt on the pulley with some tensile force, tensile force initial tensile force इनिशियल टेंसाइल फोर्स, और इसी को हम इनिशियल टेंशन भी कहते हैं, इसी को हम इनिशियल टेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इनिशियल टेंशन, इनिशियल टेंशन, तो इनिशियल टेंशन, ठीक है। और इस इनिशियल टेंशन की हमें जरूरत भी है भाई, अदरवाइज एकदम लूजली बांध देंगे तो बेल्ट घूमेगी ही नहीं, ठीक है ना, बेल्ट घूमेगी ही नहीं। इसका एक और एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा नट एंड बोल्ट के केसेस में, नट एंड बोल्ट के केसेस में, ठीक है। तो नट एंड बोल्ट को जब आप बांधते हैं, ठीक है ना, नट को जब आप कसते हैं बोल्ट पे, कोई भी कंपोनेंट आपने डिजाइन किया, ठीक है ना, तो दो प्लेट्स को आपने जोड़ा आपस में, ठीक है, तो उसमें आपने नट एंड बोल्ट लगाया, तो ऐसा नहीं होता कि बस नट को कसना शुरू किया और यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर नट पहुंचा वहां पे छोड़ दिया, नहीं, इसको और थोड़ा सा आप टाइट करते हैं ताकि ये नट जो है थोड़ा सा इसके साथ, एक नट और बोल्ट आपस में इस प्लेट को बहुत अच्छे तरीके से वेरी स्ट्रांगली दे क्या कहते हैं होल्ड करके रखें प्लेट्स को, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप प्री टेंशनिंग करते हैं, प्री टेंशनिंग ऑफ द बोल्ट, प्री टेंशनिंग ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बेल्ट और पुली सिस्टम में क्या करते हैं, प्री टेंशनिंग या इनिशियल टेंशन बेल्ट में प्रोवाइड कराते हैं, और वो इनिशियल टेंशन जो होता है वो थ्रू आउट द बेल्ट सेम होता है, वो इनिशियल टेंशन थ्रू आउट द बेल्ट सेम होता है, ठीक है, इनिशियल टेंशन थ्रू आउट द बेल्ट सेम होता है। इफ अगर इनिशियल टेंशन नहीं दिए तो हाँ पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है सर। हाँ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाएगा। वो पुली जो है वो अपनी जगह मूव कर जाएगी, घूम जाएगी, पुली जो है अपनी जगह घूम जाएगी अगर आपने इनिशियल टेंशन नहीं दिया तो, ठीक है, पुली अपनी जगह घूम जाएगी, ठीक, तो वो पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इनिशियल टेंशन इज नेसेसरी। तो सपोज आपने इनिशियल टेंशन जो दिया वो पी आई है, पी आई से डिनोट कर रहे हैं, और ये पी आई जो है वो हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, ठीक है, हर जगह सेम है, ये इनिशियल टेंशन। नाउ अब इसमें थोड़ा सा कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें दो अजम्पशंस हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डेरिवेशन के लिए, ठीक है, इसके डेरिवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि जो आपकी बेल्ट की लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अभी आप क्रीप की बात मत करिएगा, वो बाद में देखेंगे, वो तो क्रीप होता है लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ठीक है ना, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे फॉर टाइम बीइंग, ठीक है ना। नॉर्मल केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि रनिंग केस जो है उसमें हमारी बेल्ट की लेंथ जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। ठीक, एक बार आपने लगा दिया बेल्ट, ठीक है, तो वो फिक्स है, अब वो घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि बेल्ट जो है लीनियरली इलास्टिक है, लीनियरली इलास्टिक है, ठीक है, लीनियरली इलास्टिक है। तो लीनियरली इलास्टिक का मतलब क्या है कि आप जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, बेल्ट पे, मान लीजिए बेल्ट के एलिमेंट पे फोर्स लगाया तो उसकी जो लेंथ बढ़ेगी या कम होगी वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ of the belt is proportional to the force applied, is proportional to the force applied, ठीक है, is proportional to the force applied, ठीक, force applied। तो ये चीज आपकी
ये इसका ये बेसिकली आपका हुक्स लॉ ही है, हुक्स लॉ ही है, ठीक है। कि चेंज इन लेंथ ऑफ द फोर्स, सॉरी, चेंज इन लेंथ ऑन द बेल्ट इज प्रोपोर्शनल टू द क्या, फोर्स अप्लाइड। अच्छा, अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, एक तरीके से तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेंशन लगाएंगे, टेंशन जब आएगा तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और जब कंप्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, लेंथ जो है वो घटेगी, लेंथ जो है वो घटेगी, समझ रहे हैं, लेंथ जो है कम होगी, ठीक है। क्योंकि अभी अब आप देखेंगे कि सर कह रहे थे कि लेंथ जो है वो चेंज, बेल्ट की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लीनियरली इलास्टिक है और बेल्ट की लेंथ जो है चेंज हो रही है। तो इसका रीजन है टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जब आपकी मशीन मूव करना शुरू करेगी तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेंशन आएगा टाइट साइड में, और यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ठीक है। स्लैक साइड में कंप्रेशन आएगा और टाइट साइड में एक्सटेंशन आएगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ जितना बढ़ रहा है लेंथ, ठीक है ना, यहाँ ऊपर वाले स्लैक साइड में उतना ही कम होगा, ये कहने का मतलब है। समझ रहे हैं बात, इस बात को कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि टोटल ओवरऑल लेंथ तो बेल्ट की कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बेल्ट की लेंथ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टेंशन है, ठीक है ना, यहाँ पर टेंशन वाला, ये टेंशन वाला साइड है, टाइट साइड है, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी, और यहाँ पर स्लैक साइड है तो यहाँ पर लेंथ कम होगी, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, ये सुनो, इसमें किसी को कोई डाउट है? सर कॉम्प्रेशन कैसे आएगा ये नहीं समझा। कॉम्प्रेशन कैसे आएगा, देखिए अभी हमने बात की ना कि स्लैकिंग हो क्यों रही थी, ये बताइए। जब हम बात कर रहे थे स्लैकिंग, ऐसी ये चीज जो जब बेल्ट को चल रही है, ठीक है, इनिशियली आपने टेंशन दिया, ठीक है, इनिशियली आपने टेंशन टेंशन दिया, वो टेंशन की वजह से ये वाला साइड भी सेम जितना खिंचा हुआ है और ये वाला साइड भी खिंचा हुआ है। अब इसके बाद जब आपने मोटर या इंजन स्टार्ट किया तो ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है ना, ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है। एक पुली, ड्राइवर पुली हमारी घूमना शुरू करेगी, तो ड्राइवर पुली जो है इस डायरेक्शन में अगर घूम रही है तो ये जो है ड्राइवर पुली इसको, इस बेल्ट को खींचेगी अपनी तरफ, है ना, इस बेल्ट को खींचेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में टेंशन क्रिएट होगा, इस वाले पार्ट में टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब लेकिन ये यहाँ पे जो पार्ट है बेल्ट का, उसको क्या करेगी, पुश करेगी, ठीक है ना, धकेलेगी इस तरफ, ठीक है। और ये तो अभी रुका हुआ था, इसके पास तो कोई पावर है नहीं, ठीक है, तो ये तो रुका हुआ है, तो क्या होगा कि ये इसको कंप्रेस कर रही है यहाँ पर, तो इसकी लेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो लेंथ में चेंजेस आते हैं ये वेरी नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है ना, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा कि अरे 10 मीटर में 1 मीटर लेंथ चेंज होगी, नहीं। 10 मीटर की अगर बेल्ट है तो आपको मिलेगा क्या, दिखेगा 3 mm 4 mm या 1 सेंटीमीटर बमुश्किल, इस तरीके से, तो वो एकदम नेग्लिजिबल सी चीज होती है, ठीक है। वो ठीक है, ये बात समझ में नहीं, कंप्रेशन कैसे आ रहा है, कंप्रेशन कैसे हो रहा है, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है, तो अब यही चीज हमने देखनी थी कि पहले जो थी टेंशन हमारे पे पूरे बेल्ट में थ्रू आउट, जब मशीन चल नहीं रही थी तब पी आई टेंशन यहां भी थी और पी आई टेंशन यहां भी थी, पी आई टेंशन यहां भी थी, ठीक है, पी आई टेंशन यहां भी थी, ठीक। अब ये टेंसाइल फोर्स था, ठीक है, ठीक। तो सर कर्सर का हाँ, कलर चेंज नहीं हो सकता है। कर्सर का एक कलर ब्लैक, कौन सा कलर कर दूं, ब्लू या ब्लैक? कुछ भी कर दो सर, दिखना चाहिए। दिख रहा है अभी? अच्छा, अभी आप देखिए इसी को आप थोड़ा सा
और डिटेल में देखते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो हमारी बेल्ट जो थी उसमें दोनों साइड इनिशियली क्या था, टेंशन था, ठीक है ना, पी आई, नीचे वाले पार्ट में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी, ऊपर वाले पार्ट में भी पी आई था, ठीक है, पी आई टेंशन था नीचे वाले पार्ट में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी पी आई। ठीक। अब हो क्या रहा है कि जब आपका मोटर स्टार्ट हुआ या इंजन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा कि बेल्ट में एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगी कुछ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप, ठीक है। एक तो इधर आपकी टेंशन कितनी लग रही है, P1, ये टाइट साइड है, ठीक है ना, ठीक है। तो बेल्ट जो है इस पुली पे इस तरफ P1 टेंशन लगा रही है, तो पुली जो है इस बेल्ट वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस बेल्ट वाले पोर्शन पे, इस बेल्ट वाले पोर्शन पे कितना टेंशन लगाएगी भाई, P1, ठीक है, सॉरी P1, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो टेंशन में इंक्रीज कितना आया, चेंज अगर टाइट साइड में अगर देखें तो टेंशन में इंक्रीज कितना आया, P1 माइनस पी आई, पी आई, ठीक है, पी आई, ठीक, टेंशन इतना बढ़ गया, ठीक। लेकिन स्लैक साइड में क्या हुआ कि पी आई टाइम्स तो टेंशन था ही, लेकिन अब क्या हुआ कि P2 टेंशन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, ठीक है ना, P2, ठीक है, P2 इस डायरेक्शन में लगने लगा। तो क्या हुआ कि स्लैक साइड में टेंशन में कमी आ गई, और वो टेंशन में कमी कितनी आई, पी आई माइनस P2, पी आई माइनस P2, ठीक है, पी आई माइनस P2, ठीक। तो ये टेंशन में इंक्रीज हुआ और ये टेंशन में डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये टेंशन में इंक्रीज हुआ और ये टेंशन में डिक्रीज हुआ। तो अब हमें मालूम था कि चेंज इन लेंथ, ये जो बेल्ट है इट इज लीनियरली इलास्टिक, ठीक है ना। तो इसकी वजह से चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल, टेंशन की वजह से कितना चेंज इन लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ, के टाइम्स एफ, या के टाइम्स चेंज इन फोर्स, डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ कितना है भाई, पी आई सॉरी P1 माइनस पी आई, P1 माइनस पी आई, ठीक है, P1 माइनस पी आई, ठीक। और ये चेंज इन लेंथ कैसा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और डिक्रीज इन लेंथ कितना होगा, डेल्टा L1 और डेल्टा L2, वो भी होगा कितना, के टाइम्स दिस फोर्स, कितना कंप्रेशन हुआ है, पी आई माइनस P2, P2। अब ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हमारी ये जो अजम्पशन थी, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज कांस्टेंट, तो इससे क्या हुआ भाई, हमारे पास मामला क्या आया कि ये जो चेंज, ये लेंथ इंक्रीज जो हुई है उतनी ही डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब डेल्टा L1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा L2, ठीक है। और इससे हमें मिलेगा, इससे हमें मिलेगा P1 माइनस पी आई
इज इक्वल टू पी आई माइनस P2। और इसको जब दोबारा रीअरेंज करेंगे इस चीज को, तो हमको फाइनली जो मिलेगा वो आएगा पी आई इज इक्वल टू 1/2 P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो ये इन जनरल हमें इनिशियल टेंशन इतनी रखनी होती है, इनिशियल टेंशन इतनी रखनी होती है, ठीक है, इनिशियल टेंशन इतनी रखते हैं हम लोग, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इनिशियल टेंशन ये होगी, ठीक है, ठीक। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो बताए भाई, पूछे अगर कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज आई प्रोसीड फर्दर। हाँ, आगे बढ़ूंगा। नो, बढ़ू आगे। प्रोसीड। ओके, तो अब इनिशियल टेंशन आ गई भाई हमारे पास, ठीक है, इनिशियल टेंशन तो आ गई। अब जो है इनिशियल टेंशन को क्या किया जाए भाई, बताएं। इसको एज इट इज आप लिखा रहने दें, ठीक है, कीप इट इन दिस वे। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, एक चीज जो आपको बतानी है वो ये कि पावर ट्रांसमिशन होता क्या है, ठीक है ना, मतलब पुली में पावर ट्रांसमिशन कैसे लिखेंगे। जैसे गियर में तो आप लिखते थे टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस इनटू, मतलब टॉर्क इनटू ओमेगा लिखते थे। यहां पर आप क्या लिखेंगे, पावर ट्रांसमिशन इज इक्वल टू, ये आर है और ये अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये टेंशन P1 है और ये टेंशन P2 है, देन योर पावर ट्रांसमिशन पावर विल बी इक्वल टू व्हाट, P2 सॉरी P1 माइनस P2 इंटू आर ओमेगा, आर ओमेगा। यहां पर भी वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंस इन द टेंशन इंटू आर ओमेगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर ओमेगा इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर पावर, दिस इज योर पावर, ठीक है। अब इतना तो हमें पता है भाई, अब इसमें करना क्या है हमें कि ये जो हमारा टेंशन के बीच में जो रिलेशन आया था, ठीक है ना, अभी फोर्स एनालिसिस जब किया था हमने, तो उसको देखिए आप, ठीक है, यू कैन राइट इट एज, ठीक है, यू जस्ट, दिस इज द रिलेशन दैट वी हैड derived in the last class. You can rearrange this relationship, you can rearrange this relationship, ठीक है, एक मिनट, okay, I don't know whether you remember this thing or not कि
इसको हमने रीअरेंज किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, इसका पहले तो रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है ना, रिवर्स रेसिप्रोकल ले लिया। You might have remembered this relationship from your earlier classes, ठीक है। m upon n is equal to a upon b के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, m plus n upon m minus n, ठीक है, m minus n is equal to a plus b upon a minus b, ठीक है, a minus b. This is the expression from your क्या नाम है, हाई स्कूल की क्लासेस से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। एक सो वी हैव यूज दिस रिलेशनशिप हियर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, m and this part is n, this is a and this is b। तो इसको हमने रीराइट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। यू कैन राइट दिस, ठीक है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एक्सप्रेशन, इसको हम कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन हियर, ठीक है, एंड अपॉन यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन रीअरेंज दीज टर्म्स, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ चीजें आएंगी, ठीक है। एक तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा p1 प्लस p2 माइनस 2mv स्क्वायर अपॉन p2 माइनस p1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस f अल्फा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस f अल्फा माइनस 1, ठीक है। एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट p1 प्लस p2 की जगह आप लिख सकते हैं क्या, p1 प्लस p2 की जगह आप लिख सकते हैं 2pi इनिशियल टेंशन, जो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड p1 प्लस p2 की जगह हमने 2pi सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड नाउ कीप इट एट इट इज एज इट इज, ठीक है। और इसको आप चेंज करके p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स pi माइनस mv स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस f अल्फा अपॉन 1 प्लस e to the power minus f alpha. You can write it in this form. यहां पर जो आपको याद रखना है वो ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इफ यू हैव द एक्सप्रेशन लाइक दिस m अपॉन n इज इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में अगर आपके पास रिलेशन है तो उस रिलेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m प्लस n अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b, ठीक है। इसी चीज का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और रीअरेंज करते हुए पूरे एक्सप्रेशन को p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 2pi माइनस mv स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस f अल्फा अपॉन e टू पावर 1 प्लस e टू पावर माइनस f अल्फा के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हमको पता लग गया, p1 माइनस p2 की वैल्यू निकल आई। अब यहां पर अगर आपको ध्यान हो कि पावर जो हमने निकाली थी, पावर इज इक्वल टू p1 माइनस p2 इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। p1 माइनस p2 इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो p1 माइनस p2 इंटू वेलोसिटी और p1 माइनस p2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, ठीक है ना। और इस वैल्यू को हम यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। अब हमें ये पावर का एक्सप्रेशन, ये जो पावर का एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक मिनट, ब्लैक रेड ही सही था, ये जो आपको पावर का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, ये हमको ये पावर का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है, पावर का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। नाउ अगर आपको ध्यान हो तो मास ऑफ द बेल्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है भाई, ठीक है। इनिशियल टेंशन भी कांस्टेंट है,
फ्रिक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो एक बार जब अगर आपने बेल्ट और पुली का मटेरियल सेलेक्ट कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अल्फा जो एंगल ऑफ रैप है, एंगल ऑफ रैप है वो भी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो एक बार आपने पुली का डायमीटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, दोनों पुलिस का डायमीटर सेलेक्ट कर लिया तो अल्फा भी कांस्टेंट हो गया भाई। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप चेंज कर सकते हैं, तो पावर जो है वो कह सकते हैं डायरेक्टली इस वक्त, ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करने पे चेंज होगी। ठीक है ना, तो वेलोसिटी हम कितनी रखें, ठीक है, वेलोसिटी हम कितनी रखें कि हमारी पावर जो है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएट करके, ठीक है, डेल डिफरेंशियल ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड वी इक्वेटेड इट इक्वल टू 0। तो हमें जो रिलेशनशिप मिलेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था तो बचा ये चीज, तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, पी आई इनिशियल टेंशन माइनस 3mv² इज इक्वल टू 0 and from this we can find the velocity, ठीक है, for which the power transmission is maximum, for which the power transmission is maximum। अगर आपकी वेलोसिटी अंडर रूट पी आई अपॉन 3m हुआ, ठीक है ना, ये वेलोसिटी होगी तो आपकी पावर ट्रांसमिशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, आई होप यू पीपल गेट दिस। अगर इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो बताएं, उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जा सकता है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन these steps one more time? बताएं भाई, कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो आप लोग लिख के भी बता सकते हैं भाई, ऐसा कोई वो नहीं है इशू। अमार, सालिक, अमीन, अब्दुल्ला, एक मिनट।
Okay, sorry for the interruption. I was asking कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं भाई, इसमें कोई परेशानी ऐसी जो चीज ना समझ में आई हो, any step where you think there is some confusion or that you didn't get. Okay, but remember this relationship only. M upon N is equal to A upon B अगर दे रखा है then you can write that in this form. M plus N upon M minus N is equal to A plus B upon A minus B. ये फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. So this is what you get the optimum velocity for maximum power transmission. Maximum power transmission, ठीक है. मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको ये ऑप्टिमम वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है. नाउ तो ठीक है, वैसे तो आज सोचा था कि प्रॉब्लम करवा देता हूँ, लेकिन टाइम है नहीं, तो इसको कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक. तो आई सजेस्ट कि आप लोग ये प्रॉब्लम नोट कर लें. प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो. ठीक है. प्लीज आप लोग इस प्रॉब्लम को नोट कर लें, वी विल डिस्कस इट टुमारो. ओके, ठीक है. इसको ट्राई करें आप लोग अपनी तरफ से एंड कोई परेशानी आती है तो वैसे तो डिस्कस करेंगे कल. और ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन. कोई अगर डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्लास और अर्लियर क्लास यू कैन आस्क. आप लोगों को लेक्चर पता है कि अपलोड हो रहे हैं और आज लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की. असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है आज. पेपर लिख रहे अभी कंप्लीट नहीं हुए. अच्छा, उसको जल्दी करें भाई. जो जो असाइनमेंट सबमिट हो क्लियर हो जाते जा रहे हैं उनको आप अपलोड करते चले जाएं, ठीक है. तो आए रिक्वेस्ट. हाँ बोलिए भाई अम्मार, क्या क्या थोड़ा डिफिकल्टीज आ रही है. नहीं तो जो, हाँ जो जैसा भी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है वो प्रॉब्लम मार्क कर दीजिए, ठीक है. जितना भी आधा अधूरा जिससे भी सॉल्व हो रहा है वो आप करिए, ठीक है. बाद में आपको इसके साथ सोल्यूशन के साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है. ओके सर. ठीक. और प्रोजेक्ट की भी एक असाइनमेंट दी थी मैंने, वो ग्रुप असाइनमेंट था. तो यू हैव टू प्रिपेयर द असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो फाइल है, ठीक है. और शीट बनानी है, गियर बॉक्स डिजाइन, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, ग्रुप बना दिया है, ग्रुप भी बना हुआ है. तो वो सब आपको करना है, ठीक है. और उसकी लास्ट डेट मेरे ख्याल से 19 है. क्लासरूम ग्रुप को चेक करते रहे भाई. सर इतना सारा कैसे होगा? इतना सारा कैसे होगा भाई, पर यूनिट 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, तो टोटल आपको अभी 4 असाइनमेंट दिए हैं. कितने असाइनमेंट, 12 प्रॉब्लम. देखने में तो वो देने में तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन उसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन. और दूसरी चीज ये कि कब दिया था मैंने ये असाइनमेंट आपको. हाँ, डेली अगर आप एक क्वेश्चन करते तो अब तक आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया होता. नहीं सर, वो पहले जो 3 दिए थे वो समझो कि हाँ पहले दिए थे, लेकिन उसके बाद से जो आए वो बहुत स्पीडली आए हैं सर. नहीं, पहले 3 तो मैंने एक साथ दिए थे, ठीक है. पहले 3 तो मैंने एक साथ ही दिए थे. यूनिट 1 यूनिट 2 का असाइनमेंट एक साथ दिया था. यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3.
ठीक है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम है आपके पास, आज पूरी रात है, आपको रात तक करिए। 1 जून को दिया था भाई, 15 तारीख होने वाला है, बताइए। 1 जून को दिया था, तीनों असाइनमेंट ने 1 जून को दिए थे। तो अब ये तो बिल्कुल मत कहिए 15 दिन तो मोर देन एनफ होता है मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन करने। सर एक एक असाइनमेंट सेपरेट में अपलोड करना है क्या डायरेक्ट पूरा एक साथ? एक असाइनमेंट के लिए एक असाइनमेंट, जो मतलब यूनिट 1 का असाइनमेंट एक होगा, यूनिट 2 का दूसरा, यूनिट 3 का तीसरी फाइल, ठीक है, यूनिट 4 की चौथी फाइल, 4 फाइलें होंगी, मतलब पीडीएफ फाइल जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। यस। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। और कुछ? यस, थैंक यू सर। जो नहीं समझ रहा हूँ वो पिछले यूनिट का, उसका कैसे मतलब करना है? आप आ, आप आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप टाइम ले लीजिए भाई कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, जब भी मैं खाली हूँ मैं टाइम बता दूंगा आपको, आप आ जाइए क्लास में, मतलब यहाँ कॉलेज में, तो या आप सब लोग एक आप कब फ्री ग्रुप। रहते हैं? मैं आप देखता हूँ, अभी तो बिजी चल रहा है इस हफ्ते, तो काफी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट कराना है मुझे बहुत ज्यादा। यूनिट 5 चल रहा है, यूनिट 6 अभी तो लास्ट, अगला एक हफ्ता और बचा है, 30 जून तक कंप्लीट कराना है, तो मोस्ट प्रोबेबली 30 जून तक, ठीक है। बस आप बता दीजिए, उस हिसाब से अपना टाइम, क्या टॉपिक पढ़ना है आपको, वो क्लास में डिस्कस कर लीजिए, और किसी को तो वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आप डिस्कस करके बताइए, फिर मैं एक क्लास अलग से अरेंज कर लूंगा कि डेडिकेटेड टू दैट डाउट क्लियरिंग सेशन, यस सर। ठीक है। तो वो आप क्लास में आप बात कर लीजिए सबसे, ठीक है। यस। ठीक है, और कुछ? यस सर, थैंक यू।